विक्रम चंद्रवंशी जी इस प्रखंड के भी पार्टी के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी प्रमोद आनंद जी जो पार्टी की प्रदेश इकाई के पदाधिकारी हैं। यहाँ उपस्थित पार्टी के जिला के अध्यक्ष चंद्रिका पासवान जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी जो लगातार पिछले कई महीनों से आपके जिला में घूम घूमकर पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता और आप ही के बीच से आने वाले साथी नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिनका विशेष प्रयास इस प्रखंड इस विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा है। इस जिला में पार्टी के प्रभारी हैं और बगल के जिला से आते हैं मुजफ्फरपुर से रमेश प्रसाद कुशवाहा जी, मुजफ्फरपुर के ही साथी हैं और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश में बिहार के नेता हैं और विशेष रूप से इस जिला में बहुत पहले से संगठन के काम के लिए आते रहते हैं। श्री मदन चौधरी जी, पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, पार्टी की युवा इकाई के बिहार के अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश के दूसरे उपाध्यक्ष श्री महंत सिंह कुशवाहा जी, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह उर्फ दारा सिंह जी, अजीत कुमार मुखिया जी, रामबली सिंह कुशवाहा जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, मोहम्मद संजीर आलम मंसूरी जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, श्रीमती पूजा सिंह जी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष है, संजीव प्रसाद जी नगर के अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, भोला सिंह जी, गुलशन कुमार सिंह जी, अरुण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, राजीव कुमार कुशवाहा जी, नीरज कुमार जी, राजीव मंडल जी, श्रीमती रीता सिन्हा, कांतलाल कुशवाहा जी, बगल के जिला से आए हुए हैं मधुबनी और वहाँ के जिलाध्यक्ष रंजीत कामत जी, मधुबनी के ही दूसरे साथी राम सागर शर्मा जी, स्थानीय साथी और नेता दीपक मालाकार जी, अभिमन्यु चंद्रवंशी जी, सतीश पटेल जी, श्याम गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, शेष सम्मानित नेतागण, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में हम सभी की बातों को सुनने के लिए आए हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण, माताएं, बहनों, भाइयों और मित्रों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में जो लोग भी लगे हुए हैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, सफल कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, तो इस बात के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। अभी कुछ साथियों ने दल की सदस्यता भी ली है, उनका भी मैं अपनी ओर से पार्टी में स्वागत करता हूं। पहले से ही इस प्रखंड और इस विधानसभा क्षेत्र में संगठन का विस्तार हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, रोज रोज नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आज भी कुछ लोग जुड़े, तो इनके जुड़ने से निश्चित रूप से पार्टी को और ताकत मिलेगी।
तो इनका भी स्वागत है दल में। भाइयों और मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया, इस तरह का कार्यक्रम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में बारी बारी से करने का प्रस्ताव पार्टी की ओर से था, जिस क्रम में कल 2 जगह और उसके पहले 1 जगह, 3 जगह, मतलब 3 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और आज अभी हम लोग यहाँ हैं और इसके बाद बथनाहा भी जाना है, और उसके पहले सीतामढ़ी में लोकसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन हुआ है। तो सब जगह इस तरह का कार्यक्रम हुआ है या आज होना है। मित्रों, हम कोई लंबा भाषण नहीं देंगे, यहाँ के बाद और जगह भी जाना है। कुछ आग्रह हम आपसे करने के लिए आए। इस बार लोकसभा का चुनाव होगा, जो अब कुछ ही दिनों के बाद उसकी घोषणा होगी। ऐसा कम मौका होता है जब चुनाव के पहले ही रिजल्ट लगभग मालूम हो। ठीक उसी तरह का मौका इस बार है। देश भर के लोगों को मालूम है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने। दुनिया भर के लोगों को मालूम है और देश के लोगों ने मन बना लिया है कब वोट का दिन आवे और हम बटन दबाएं ताकि नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। तो देश के लोग इंतजार में हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर के भी जो राज्य हैं, वहां से भी जो खबर है इसी तरह की खबर है। तो यह तो तय है, लेकिन यहां सामान्य तौर पे साधारण परिवार के लोग, पिछड़ा समाज के लोग या सवर्ण जात के भी लोग हैं, तो कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं है, साधारण लोग रहते हैं। सरकार तो आजादी के बाद से कई बार बनी, कई बार दूसरी सरकार आई, पहले वाली सरकार गई, नई सरकार बनी। सोचने का विषय आज यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, वो तो बनना ही है। विषय यह है कि गांव में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, उनकी तकदीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी, उनकी तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी, सोचने का विषय है। आप सब लोगों का आशीर्वाद एक बार मुझको प्राप्त हुआ था 2014 में। भारत सरकार में मंत्री बनने का मुझको अवसर मिला। उस वक्त भी लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हम उस वक्त भी थे। एनडीए गठबंधन में 3 सीटें हमारी पार्टी के लिए तय की गई थी और 3 में 3 जिता दिया बिहार के लोगों ने, उसमें सीतामढ़ी के आप लोग भी थे। तो आप सब लोग की जो इतनी बड़ी कृपा हुई, उस कृपा का नतीजा हुआ कि भारत सरकार में उपेंद्र कुशवाहा साधारण घर से आया हुआ और भारत सरकार की मंत्री परिषद का सदस्य बन गया और मंत्री बन गए। उस वक्त मुझको बिहार से बाहर भी देखने का अवसर मिला। उसका लाभ इतना जरूर मिला, बाकी कुछ क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन एक बड़ा लाभ मुझको मिला कि उस वक्त और संयोग से हम मंत्री बने तो शिक्षा विभाग के मंत्री बन गए। हम बिहार में किस तरह से गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, यह तो हम जानते थे, देखते थे। हम लोग जिस समय स्कूल में विद्यार्थी होते थे, उस वक्त जो शिक्षा थी, धीरे धीरे उसमें गिरावट आ गई। उस वक्त स्कूल में बिल्डिंग भले नहीं था,
हमारे गार्जियन, हम सब लोग जो गांव के विद्यार्थी होते थे, गांव के लोग, हम लोग के अभिभावक बरसात के दिन में जब छप्पर स्कूल का चूने लगता था तो आज की तरह कोई मुखिया जी की ओर नहीं देखते थे, एमएलए साहब की ओर नहीं देखते थे। लोग आपस में 10 रुपया 20 रुपया करके चंदा करते थे और उस छप्पर की मरम्मती कराने का काम करते थे। बहुत स्कूल में बिल्डिंग नहीं था, हम लोग स्कूल भी जाते थे तो अपना बोरा या चटाई लेकर जाते थे और उसी को बिछा करके खुद ही स्कूल के कमरा की सफाई करके और हम लोग बैठते थे। उस वक्त इंतजाम बहुत नहीं था, लेकिन पढ़ाई लिखाई की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उसी व्यवस्था का परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा आज आपके सामने इस तरह से बोलने में आप सब लोगों के सामने हम सक्षम हुए। तो उस वक्त पढ़ाई लिखाई निश्चित रूप से अच्छा था। जो उस समय के लोग होंगे, उसके पहले के लोग होंगे, उनको मालूम है। लेकिन बाद के दिनों में तो जो इंतजाम बिहार में, हम जब मंत्री बने तब तक बिहार की जो स्थिति हो गई थी शिक्षा के मामले में, हम विशेष रूप से शिक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के हम मंत्री बने उस समय हमने देखा, राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में भी जाने का मौका मिला। वहां भी हमने सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के विद्यालयों को देखा और कई बार तो अपने देश से बाहर भी मंत्री रहते हुए दूसरे देश में भी जाने का मौका मिला और वहां की भी शिक्षा व्यवस्था मैंने देखी। और तब उस वक्त मैंने महसूस किया कि हम बिहार के लोग परेशान रहते हैं, बिहार के गरीब लोग परेशान रहते हैं और दूसरे राज्यों में जो प्रगति है, दूसरे राज्य के लोग जो विकास कर रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर के भी कुछ देश जो ज्यादा विकास की दौर में आगे हैं, आखिर क्या कारण है? देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में कितना भी विकास हो जाए, हमने उसी वक्त यह महसूस किया जब तक शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा तब तक बाकी क्षेत्र में विकास होने से नहीं काम चलने वाला है। खास करके जो गरीब लोग हैं, ऐसे अलग बात है कि जो पैसे वाले लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, शिक्षा की जरूरत तो सबके लिए है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, अगर सरकारी विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था नहीं है तो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजकर पढ़ा लेते हैं। उनकी जेब में पैसा है तो प्राइवेट में भी, और उनका बच्चा अगर ठीक से नहीं भी पढ़ पाया तो पैसा है, उनको क्या दिक्कत है? रूनी सैदपुर में, सीतामढ़ी में, पटना में, दिल्ली में पैसा लगाएंगे और छोटा बिजनेस भी करा देंगे तो उनके बच्चा का जीवन तो चल जाएगा। लेकिन जो गरीब घर का आदमी है क्या करेगा? उसका बाल बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, तभी उनके जीवन में सुधार संभव है, वरना उनके जीवन में सुधार नहीं संभव। शिक्षा के अलावा कोई उपाय नहीं है गरीब आदमी। और गरीब आदमी का बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो कहां पढ़ेगा? प्राइवेट में, जो बड़ा स्कूल है प्राइवेट का, उसमें जा नहीं पाएगा क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं। सिर्फ सरकारी विद्यालयों पर निर्भर रहना है। गरीब घर का बच्चा अगर पढ़ना भी चाहे तो सरकारी विद्यालय में जाएगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या है आप सब लोगों को मालूम है। उसी वक्त हमने महसूस किया कि कुछ लोगों के मन में जो धारणा बनाई गई थी और आज भी कुछ लोगों के मन में यह धारणा होती, किसी भी सरकारी संस्था के बारे में लोग बोल देते हैं यह सरकारी है, इसमें सुधार नहीं संभव है। लोग अस्पताल के बारे में भी बोल देते हैं, अरे यह सरकारी अस्पताल है, इसमें सुधार संभव नहीं। विद्यालय के बारे में लोग बोल देते हैं यह सरकारी विद्यालय, इसमें सुधार संभव नहीं। उस वक्त मैंने महसूस किया यह धारणा गलत है, पूरे तौर पे गलत है। क्योंकि हमने देखा जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, भारत सरकार का शिक्षा विभाग राज्य सरकार की तरह विद्यालय चलाता है और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से सरकारी विद्यालय है, केंद्र सरकार का विद्यालय है। आज भी, अब तो नेट का जमाना है,
कोई साथी जो नेट का यूज करता होगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, प्राइवेट स्कूल एक तरफ और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी स्कूल एक तरफ। जब भी 10th का रिजल्ट निकलता है, 12th का रिजल्ट निकलता है, कंपैरिजन कर लीजिएगा। प्राइवेट में लाखों खर्च करके अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वह जो विद्यालय है, डीपीएस, डीएवी वगैरह वगैरह, कौन कौन विद्यालय, उन तमाम विद्यालयों से बेहतर रिजल्ट होता है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी विद्यालय में यदि अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो बिहार सरकार के अंतर्गत जो सरकारी विद्यालय है उसमें अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। सरकारी विद्यालय में वहां जब अच्छी व्यवस्था हो सकती है, तो राज्य का जो सरकारी विद्यालय उसमें अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। ठीक उसी तरह से इलाज की बात, गरीब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए फिर वही बात, प्राइवेट में नहीं जा सकते, सरकारी अस्पताल में जाते हैं। कई बार लोग जब बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो दिल्ली जाते हैं और हमारे जैसे लोगों को फोन करेंगे, इलाज करवा दीजिए, एम्स में भर्ती करा दीजिए, पटना के एम्स में भी, दिल्ली के एम्स में, पटना के आईजीएमएस में भर्ती करा दीजिए। गरीब लोग जाकर के हम लोगों से मदद की अपेक्षा करते हैं। भाइयों और मित्रों, जो लोग भी जाते हैं अभी भी, चाहे दिल्ली या पटना, तो सबसे पहले सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल में इलाज हो उनका, इस बात की कोशिश करते हैं। मतलब एम्स चाहे पटना का हो, दिल्ली का हो, वह सरकारी अस्पताल है। तो जब एक जगह सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजाम अच्छा हो सकता है, भारत सरकार के सरकारी अस्पताल में इंतजाम अच्छा हो सकता है, तो राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल में, रूनी सैदपुर सीतामढ़ी के सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से अच्छा इलाज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि गरीब लोग सरकार के भरोसे होते। सरकारी इलाज, सरकारी शिक्षा, इसको जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक सरकारों के बदलने से गरीब लोगों का तकदीर नहीं बदल सकता। इसलिए हमने उस समय अनुभव किया कि अगर मजबूत पक्का इरादा हो, ईमानदारी से प्रयास हो, तो राज्य सरकार के विद्यालयों को भी ठीक किया जा सकता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों को भी ठीक किया जा सकता है। और यही कारण है, आप लोगों को याद होगा 2017-18 में हमने शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हमने अभियान की शुरुआत की थी। पटना की सड़कों पर लाठी भी चली, घायल हुए हम लोग। मंत्री थे तब की बात है यह, मंत्री रहते हुए हम शिक्षा को लेकर के हमने आंदोलन चलाने का काम किया था। उस वक्त जो मांग पत्र हमने रखा था राज्य की सरकार के सामने, 25 सूत्री मांग पत्र हमारा था। बहुत लोगों के घर में पुराना पर्चा होगा, नहीं भी होगा तो मीडिया के लोगों से आग्रह है कि आप दिल्ली वाले, पटना वाले साथी से फोन करके उनकी पुरानी फाइल में जरूर हमारा पर्चा होगा, उस पर्चा को उलट कर देखिएगा। जितनी मांगे हमने राज्य सरकार के समक्ष उस समय रखी थी, मुझको खुशी है कि आज राज्य की सरकार उन मांगों पर काम कर रही है। जो जो काम राज्य की सरकार से हो रहा है हमारी पुरानी मांगों के अनुसार। उस समय जो मांग पत्र था उसमें पहली हमारी मांग क्या थी? पहली हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को राज्य की सरकार बदले और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी दूसरी संस्था से शिक्षकों की बहाली करे। यह हमारी पहली मांग थी। 17-18 में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जाकर सरकार ने वही निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, वही निर्णय सरकार ने लिया है। तब अगर सरकार ने निर्णय ले लिया होता तो जो शिक्षक बनने के पात्र नौजवान लोग हैं उनकी जो परेशानी है, जो लोग शिक्षक बन गए हैं उनकी परेशानी, देर से निर्णय होने के कारण आज सभी परेशान हैं। उस समय निर्णय हो गया होता तो ये लोग परेशान भी नहीं होते, नहीं परेशान होते। तो जो जो मांग हमने रखी है अब सरकार कर रही है, लेकिन देर से होने के कारण शिक्षक
बनने के योग्य विद्यार्थी या जो शिक्षक बन गए हैं, जिनके बारे में राज्य की सरकार कह रही है कि हम पात्रता परीक्षा लेंगे, पात्रता परीक्षा में शामिल होइए, 3 या 4 बार के बाद सफल नहीं होइएगा तो नौकरी आपकी समाप्त कर दी जाएगी, नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। भाई और मित्रों, हमने तभी यह सुझाव दिया था और आज भी राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो लोग भी टीचर बन गए हैं, जो लोग भी टीचर बन गए, कोई खुद से अपने घर से जाकर स्कूल में पढ़ाना उन्होंने नहीं शुरू किया है। राज्य सरकार ने जो नियम बनाया उसी नियम के तहत कोई शिक्षक बना है। अब इतने दिनों के बाद उनको कहिएगा कि नौकरी समाप्त कर देंगे, घर चले जाइए, उनका भी परिवार है। ऐसा निर्णय यदि सरकार करती है तो अन्यायपूर्ण निर्णय होगा, गलत निर्णय होगा। हमने उसी वक्त कहा था कि पात्रता परीक्षा लीजिए और जो लोग उस पात्रता परीक्षा में नहीं पास कर पाए उनको, उनकी नौकरी भी समाप्त मत कीजिए, उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, शिक्षक है तभी तो उनको स्कूल में पढ़ाना है, और दूसरे काम में अगर लग जाएंगे तो वहां पढ़ाने का काम कहां करना है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद जो लोग पास कर जाए उनको आप उनकी नौकरी पक्की कीजिए, राज्यकर्मी बना दीजिए, उनका वेतन बढ़ा दीजिए, सब कीजिए, लेकिन जो पास नहीं कर पाए उनकी भी नौकरी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उनको गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षा विभाग हो या किसी और विभाग उसमें भेज करके उनकी नौकरी को भी पक्की करने का काम कीजिए। यह हमने उस समय कहा था और आज भी हम कहना चाहते हैं, तभी जाकर शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। और भी 25 सूत्री डिमांड हमारा था, तो धीरे धीरे मुझको खुशी है कि सरकार कर रही है, लेकिन विलंब से होने के चलते लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन अब विलंब हो गया और आज की तारीख में संयोग ऐसा है कि नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम सब लोग अब एक ही गठबंधन में आ गए हैं, एक ही गठबंधन में आ गए हैं। भाई और मित्रों, गठबंधन धर्म की मर्यादा भी होती है, उस मर्यादा के तहत हम विरोधियों की तरह बात तो नहीं करेंगे। विपक्षी दल के लोग कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, उस तरह से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा सुधार के लिए जो जो डिमांड हमारा था उस डिमांड पर हम चुप रहने का भी काम नहीं करेंगे, चुप रहने का भी काम नहीं करेंगे। सरकार में रहते हुए हम हर तरह से उचित तरीका जो यहां रहकर संभव है, उचित तरीका से उचित जगह पर जरूर इन सारे सवालों को हम उठाएंगे और यकीन रखिए निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी और गांव के गरीब लोगों के बच्चों का भविष्य भी बदलेगा। उसी तरह से अस्पताल के मामले, बाकी और मामला में नौजवानों के रोजगार के सृजन का मामला, इन तमाम मामलों, देखिए बिहार के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने, और जो ब्लूप्रिंट शिक्षा के बारे में दिया वह तो आज साबित हो गया कि हम लोग सही कह रहे थे। उसी तरह से और मामलों के लिए भी हमारे पास ब्लूप्रिंट है, समय पर बताएंगे, अभी उतना वक्त नहीं है। हम आप सब लोगों से यही कहने आए कि सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। सरकार तो इस बार फिर से बनेगी, दिल्ली में भी सरकार बनेगी और 2025 में फिर से बिहार में भी अच्छी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। तो आप लोग ताकत देने का काम कीजिए। हमने हमेशा, आज जो हम आपको कह रहे हैं कि जो मांग हम करते रहे हैं, जिन मुद्दों को हम उठाते रहे हैं, उन मुद्दों को हम भूलेंगे नहीं। भाइयों और मित्रों, हमने पहले भी दिखाया है, हम संघर्ष में जब होते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं, तब हम जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष करते हैं, सत्ता में जाने के बाद भी उन मुद्दों को कभी भूलने का काम उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता। हमेशा, चाहे हम सत्ता में रहे, संघर्ष में रहे, मुद्दा हमारे लिए प्राथमिक है, जनता का सवाल हमारे लिए प्राथमिक है। तो यह जो मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम सरकार में रहते हुए हर तरह से प्रयास करते रहेंगे। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है
बीच के दिनों में निश्चित रूप से जो कुछ भी हो रहा था बिहार में, जो कुछ भी हो रहा था वह न तो आपको कबूल था और न हमको कबूल था। हम जनता दल यूनाइटेड में एक विशेष मकसद से बिहार की तकदीर को कैसे बदला जाए, ताकत ज्यादा वहां सत्ता की थी, तो लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम गए। लेकिन वहां जाने के बाद नीतीश जी ने ऐसा स्टेप उठाया, सीधे नीतीश जी कहने लगे कि अब बिहार को 2005 के पहले जो लोग जिम्मेवार थे इस बिहार की बर्बादी के लिए, उन्हीं के हाथों में हम बिहार को सौंप देंगे। तब हमने नीतीश जी से एतराज जताया। हमने अकेले मिलकर उनसे कहा, हमने पार्टी की बैठकों में कहा, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कहा। हमने कहा उस वक्त नीतीश जी से कि नीतीश जी, बिहार के लोग आपकी बात मानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहिएगा कि लालटेन बिहार में फिर से जल जाए और बिहार के लोग मान ले, यह बिहार का लोग नहीं मान सकता, नहीं मान सकते, क्योंकि बिहार फिर से बर्बादी की ओर चला जाए, यह बिहार के लोगों को कबूल नहीं होगा। और इसीलिए जब नीतीश जी नहीं माने तब हमने फिर रास्ता अलग कर लिया। और आज तो खुशी है कि नीतीश जी को भी देर से ही सही इस बात का यह एहसास हो गया और नीतीश जी फिर से एक साथ, हम लोग एक साथ हो गए। तो अच्छा है, माहौल बढ़िया है, एक साथ हो गए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में मजबूती से काम करना है, और मजबूती से काम करना है तो आप सब लोगों की ताकत मुझको चाहिए। आप सब लोगों ने जब जब जरूरत पड़ी है, रूनी सैदपुर के लोगों ने, सीतामढ़ी के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को ताकत देने का काम किया है। हम आपसे आग्रह करने आए, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हर तरह से आपके बाल बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हम जहां जिस रूप में रहेंगे आपकी ताकत का इस्तेमाल इस काम में करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए आपकी ताकत का इस्तेमाल न कभी किया है न आगे करने का काम करेंगे, हम आपके लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर जरूर दीजिएगा। तमाम जाति धर्म के लोगों से मेरी अपील है, लोकसभा का चुनाव होगा, कुछ ही दिनों के बाद अब घोषणा हो जाएगी। इस चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस बार जिस तरह से देश भर के लोग सोच रहे हैं उसी तरह से आप सब लोग भी सोचिएगा। बिल्कुल यह देखने की जरूरत नहीं है कि एनडीए गठबंधन में किस पार्टी का उम्मीदवार आ गया, एनडीए गठबंधन में कौन उम्मीदवार आ गया, यह देखने की जरूरत नहीं है। मत देखिएगा, सिर्फ देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के एनडीए गठबंधन में कौन आया है, जो आएगा उसको आप सब लोग मिलकर के जिता करके भेजने का काम कीजिए। न कोई जात देखना है, न कोई पार्टी देखना है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लिया हुआ कैंडिडेट देखना है। यही आप सब लोगों से आग्रह है और भरोसा भी है कि सब लोग मिलकर निश्चित रूप से कीजिएगा। मीडिया के लोगों को एक अलग से जिज्ञासा रहती है, लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, बिना पूछे हुए इनसे पूछते हैं कि सीतामढ़ी में किस पार्टी का उम्मीदवार होगा एनडीए में। भैया अभी बिहार भर में किस पार्टी का कहां से उम्मीदवार होगा यह तय नहीं है एनडीए गठबंधन में। अब अगले कुछ दिनों में तय होगी चीजें, तो आपको बता दिया जाएगा कि किस पार्टी के खाता में एनडीए गठबंधन में कौन सीट जाएगी, और फिर वह पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। तो जब तय होगा तब आपको बताया जाएगा, अभी तय नहीं है। अभी हम लोगों का एकमात्र संकल्प यही है कि 40 में 40 बिहार से जिताकर एनडीए की झोली में डालने का काम करना है। 40 में 40 जीते, इस बात, इसके लिए हमारी पार्टी के लोग तमाम जगह लगे हुए हैं। जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी तय होने के बाद, वहां भी और बाकी जगह घटक दल के जो उम्मीदवार होंगे, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, जो भी, उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए हमारी पार्टी के लोग वहां भी लगेंगे। और इस संकल्प को आप सब लोग भी ताकत दीजिए, इस संकल्प के साथ अपने को जोड़िए और 40 में 40 जिताकर भेजने का काम कीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए थे। आप सब लोग आए, इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया और इतनी अच्छी संख्या में आप आ गए, इसके लिए आप सब लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।
आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और जिन मित्र साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया इनका भी साधुवाद करता हूं। आपने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।